जी बेटा, स्टार्ट करें। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नायाब तारिक है और मेरा आज प्रेजेंटेशन का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एडवांस मटेरियल्स। सबसे पहले है हमारे पास है नैनो टेक्नोलॉजी एंड कोरियन इनहिबिशन। इसका मतलब है कि नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम कोरियन को किस तरह से इनहिबिट कर सकते हैं, यानी कि कोरियन को किस तरीके से रोक सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल्स हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स इन मेनी एरियाज ओइंग टू यूनिक प्रॉपर्टीज। जो नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स होते हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनका जो साइज होता है वो नैनो के अंदर होता है, या जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत सारे एरियाज के अंदर बहुत हाई परफॉर्मेंस होती है, यानी कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं जिन भी एरियाज के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है ओविंग टू यूनिक प्रॉपर्टीज। और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज रखते हैं ये मटेरियल्स। द टाइनी साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस। जो नैनो पार्टिकल्स का जो टाइनी साइज होता है ये इसके अंदर किस तरह की प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस करता है, वो उन्होंने 3 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई सरफेस एनर्जी। ऐसे पार्टिकल्स की जो सरफेस एनर्जी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अब सरफेस एनर्जी किसको कहते हैं? ऐसी एनर्जी जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी एरिया का सरफेस इंक्रीज करने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं कि वो उसकी सरफेस एनर्जी है। तो इन पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होता है लेकिन इनकी जो सरफेस एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। एंड इंक्रीज नंबर ऑफ सरफेस एटम्स। और इनके जो सरफेस एटम्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब सरफेस एटम्स नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे एटम्स जो कि किसी भी मटेरियल के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं उनको हम सरफेस एटम्स कहते हैं। और यूजुअली सरफेस एटम्स की प्रॉपर्टीज ये होती है कि सरफेस एटम्स की जो एनर्जी होती है वो रेस्ट ऑफ द जो बल्क होता है, जो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनसे ज्यादा होती है। इनहेंस्ड फिजियोकेमिकल एंड फिजियो मैकेनिकल परफॉर्मेंस। और इसके अलावा जो फिजिकल और मैकेनिकल या फिजिकल और केमिकल जो इनकी परफॉर्मेंस होती है वो भी इनकी इनहेंस्ड होती है, ज्यादा होती है। डेवलपमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस कोरियन रेजिस्टेंस कोटिंग विद इनहेंस्ड इफेक्टिवनेस। और इसके अलावा जो इनकी डेवलपमेंट होती है वो इस तरीके से होती है कि एक तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा होती है। दूसरा ये कोरियन रेजिस्टेंट कोटिंग विद इनहेंस्ड इफेक्टिवनेस। किसी भी मटेरियल के ऊपर, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग कर दी जाए तो वो जो मटेरियल होता है वो कोरियन रेजिस्टेंट बन जाता है, यानी कि उसके ऊपर कोरियन नहीं आती, वो कोरियन को रेजिस्ट करता है। और इस मटेरियल की जो इफेक्टिवनेस होती है वो भी बहुत इनहेंस्ड होती है, बहुत ज्यादा होती है। Nanostructured materials, unique mechanical, electronic, physical, chemical, and physiochemical properties owing to high surface area, which in turn increases the active centers. अब यहाँ पे उन्होंने ये बात की है कि जो नैनो स्ट्रक्चर पार्टिकल्स होते हैं या जो मटेरियल्स ऐसे होते हैं उनकी यूनिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल, केमिकल, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जो एक्टिव सेंटर्स होते हैं उसके ऊपर वो भी ज्यादा हो जाते हैं। Nanomaterials undergo Psiosorption, chemiosorption to the metal surface and inhibit Korean efficiently. अब यहाँ पे उन्होंने दो टर्म्स यूज किए हैं, फिजियोसॉप्शन और केमियोसॉप्शन। हम जनरली साइंस के अंदर एक टर्म यूज करते हैं और हम पढ़ते हैं एड्सॉर्प्शन, जिसको हम कहते हैं। एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है कि चीजें एक सरफेस के साथ आके अटैच होती हैं और उसके बाद वो उसे डीअटैच हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डीसॉर्प्शन। तो जो एड्सॉर्प्शन का एक प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है, एक बाय केमिकल मींस, एक बाय फिजिकल मींस। तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है उसको हम कहते हैं सायोसॉर्प्शन, और जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होती है हम उसको कहते हैं केमियोसॉर्प्शन। तो नैनो जो पार्टिकल्स किसी भी सरफेस के ऊपर लगे होते हैं तो उन उस सरफेस के ऊपर जब फिजियोसॉर्प्शन होती है या चाहे केमियोसॉर्प्शन होती है उस मेटल के सरफेस के ऊपर, नैनो पार्टिकल्स की वजह से वहां पे कोरियन फिर नहीं होती, जो कोरियन है उसको बहुत एफिशिएंटली इनहिबिट कर दिया जाता है, इस लाइन का ये मतलब है। Nanomaterials as Korean inhibitor in coating enhance the active Korean production and prolonged lifetime. किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर नैनो मटेरियल की कोटिंग कर दी जाए तो कोरियन से इनहिबिट भी किया जाता है उस मटेरियल को, और इसके अलावा उस मटेरियल का जो लाइफ टाइम होता है ना वो बढ़ जाता है, यानी कि वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। Nanomaterials are preferred due to advantages like high inhibition efficiency, low cost, low toxicity and easy production. जो नैनो मटेरियल्स होते हैं ना इनको प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस है, और वो एडवांटेजेस क्या है कि इनकी हाई इनहिबिशन होती है, हाई इनहिबिशन एफिशिएंसी होती है। इसका मतलब है कि कोरियन से चाहे इन्होंने इनहिबिट करना है या चाहे किसी और चीज से इनहिबिट करना है, रोकने में कोरियन को या और बाकी फैक्टर्स को इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इनकी लो कॉस्ट होती है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, ज्यादा टॉक्सिक नहीं होते,
और इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो भी आसान होती है। नैनो एनहांस कोटिंग वाइड रेंज ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशंस। अब इनकी कमर्शियल एप्लीकेशंस क्या हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई है कि नैनो कोटिंग अगर किसी भी मटेरियल पे हो तो वो किन किन चीजों को इम्प्रूव करती है। नैनो कोटिंग प्रोवाइड इम्प्रूव्ड ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ऑप्टिकल क्वालिटीज, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ को तो हमें पता है कि यानी कि ज्यादा ड्यूरेबल होता है, ज्यादा अरसे तक चल जाता है। स्ट्रेंथ यानी कि किसी भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करती है ये नैनो कोटिंग। इसके अलावा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ये चीजें आती हैं कि हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, डिफ्रेक्शन हम उसमें पढ़ते हैं, हम उसमें पोलराइजेशन पढ़ते हैं। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इनको हम कहते हैं कि ये किसी भी मटेरियल की ऑप्टिकल क्वालिटीज हैं। अब जैसे डिफ्रेक्शन का या मैंने बताया पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या होती है? पोलराइजेशन ये होती है कि जो लाइट होती है वो बहुत सारे डिफरेंट पाथवेज के ऊपर ट्रेवल कर रही होती है, यानी कि वो एक सीधे डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर रही होती, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स के अंदर जो है ना डिस्पर्स हुई होती है। उस लाइट को एक पाथ के अंदर करना, यानी कि प्लेन पोलराइज उसको कर देना कि वो एक ही प्लेन के अंदर ट्रेवल करे, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो ये एक ऑप्टिकल क्वालिटी है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। और थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है, थर्म का मतलब होता है हीट और स्टेबिलिटी का मतलब सबको पता है। तो यानी कि हीट के किसी भी मटेरियल को इस तरह से स्टेबल कर देना कि वो हीट को बर्दाश्त कर ले या हीट को जो है वो बेयर कर ले, इस चीज को हम कहते हैं किसी भी मटेरियल की थर्मल स्टेबिलिटी। और ये बढ़ जाती है जब किसी भी मेटल के ऊपर या मटेरियल के ऊपर नैनो कोटिंग हो जाती है तो। उसके बाद है प्रोटेक्टिव कोटिंग, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोच फॉर कोरियन कंट्रोल। जब भी आपने किसी भी मटेरियल को कोरियन से बचाना होता है तो आप उसके ऊपर नैनो मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग का रोल प्ले करती है और कोरियन को कंट्रोल कर लेती है। A thin film coating is frequently utilized for the purpose of metal surface protection against Korean attack. इसके अलावा ये है कि जब भी आप नैनो मटेरियल की कोटिंग करते हैं तो एक थिन फिल्म, एक बहुत पतली सी आप उसके ऊपर एक बहुत थिन आप उसके ऊपर एक फिल्म या एक कोटिंग करते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल की जाती है। किस काम के लिए? जब भी आपने किसी मेटल सरफेस को कोरियन के अटैक से प्रोटेक्ट करना हो। नेक्स्ट है थिन फिल्म कोटिंग मटेरियल्स। अब जो आप थिन फिल्म लगाते हैं नैनो मटेरियल्स की, उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? अब उनके अंदर होता है पॉलीयूराथेन, पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर, पीवीसी, अक्रेलिक्स, एल्काइड्स, एपॉक्सिस। अब मैं टर्म बाय टर्म इनको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली ये जो सारे मटेरियल्स है ना, ये यहाँ पे जो वर्ड यूज किया हुआ है पोली, जो जनरली हम वर्ड यूज करते हैं पॉलीमर, यानी कि ऐसा कंपाउंड या कोई ऐसी सब्सटेंस जो कि बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी हो। यानी कि मोनोमर्स छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर जब एक बड़ा यूनिट बन जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो है पॉलीमर। और जो स्मॉल यूनिट्स जिनसे मिलकर बनता है हम उनको कहते हैं मोनोमर। तो सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल है वो है पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन जो है ये बेसिकली यूरेथेन के स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर ये वाला बनता है। और यूजुअली जो है ना, इनकी प्रॉपर्टी यूजुअली ये होती है कि ये मेल्ट नहीं होते। जब भी आप इनको हीट प्रोवाइड करते हो तो ये वाले मटेरियल्स जो है वो मेल्ट नहीं होते। ये वाले हैं पॉलीयूरेथेन। और यूजुअली जो है बहुत हार्ड किस्म की जो पाइप्स वगैरह बनानी होती है, जो कि उनको बनाने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पॉलीयूरेथेन जो है वो इस्तेमाल होता है। फिर उसके अलावा है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर के अंदर बेसिकली ये काम होता है कि हमारी जितनी भी हमने अक्सर एक कपड़े का नाम सुना हुआ है, हम उसको कहते हैं जी ये कपड़ा पॉलीएस्टर का है। तो बेसिकली फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर कपड़ा वगैरह बनाने के लिए पॉलीएस्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और पॉलीएस्टर जो है वो एक मटेरियल भी है जो हमें कपड़े की फॉर्म में मिलता है। यूजुअली जो हम कपड़े, शर्ट्स वगैरह या पैंट्स वगैरह जो पहनते हैं वो पॉलीएस्टर से मिलकर बनी होती है। फिर है पीवीसी, पोलीविनाइल क्लोराइड। पोलीविनाइल क्लोराइड ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि यूजुअली पाइप्स वगैरह, हमारे घरों के अंदर जितनी भी पाइप्स लगी होती हैं, वाटर की जितनी भी पाइप्स होती हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो होता है पीवीसी या पोलीविनाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट मटेरियल है अक्रेलिक्स। जो अक्रेलिक्स है ना, वो इस तरीके का मटेरियल है कि वो यूजुअली स्क्रीन्स वगैरह को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। या अक्सर कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर या इवन पाकिस्तान के अंदर भी एक्वेरियम्स बने होते हैं बहुत बड़े साइज के ना। वो जो एक्वेरियम्स होते हैं उनके साइड्स पे जो ग्लास की स्क्रीन होती है वो बेसिकली अक्रेलिक से बनी होती है। अक्रेलिक एक तरह का ना ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है, लेकिन इसका जो यूज है वो अब स्क्रीन्स बनाने के अंदर और इसके अलावा लेंसेज बनाने के अंदर और इस तरह के एक्वेरियम की जो ट्रांसपेरेंट वॉल्स होती हैं उनको बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इसने ग्लास को रिप्लेस कर दिया। इस प्लास्टिक ने ग्लास को रिप्लेस कर दिया अपने यूज की वजह से। उसके बाद है अल्काइड्स।
अल्काइड एक इस तरह का मटेरियल होता है जो कि यूजुअली इस्तेमाल हम करते हैं अपने डिटर्जेंट्स के अंदर और इसके अलावा वार्निशेस को बनाने के अंदर। अब डिटर्जेंट्स तो हमें पता है कि वॉशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो वार्निशेस हैं वो कब इस्तेमाल होते हैं? जब भी हमने अक्सर देखा है कि जमीनों के ऊपर वुडन फ्लोर्स लगे होते हैं, तो वो जो वुडन फ्लोर्स होते हैं ना, उनका सरफेस बहुत दफा ऑब्जर्व किया गया कि उनका सरफेस जो होता है ना, वो वुडन फ्लोर्स का बहुत ज्यादा शाइनी होता है, बहुत शाइन कर रहा होता है। उस शाइन की क्या वजह होती है कि जब एक वुडन सरफेस को जमीन के ऊपर प्रॉपर तरीके से लगा दिया जाता है, चिपका दिया जाता है, स्टिक कर दिया जाता है, तो उसके बाद एक केमिकल तैयार किया जाता है। केमिकल तैयार किया जाता है कि एक रीजन होता है और उसके अंदर चंद एक और कंपोनेंट्स मिला के उसको अच्छे तरीके से एक मिक्सचर बना दिया जाता है और उस मिक्सचर को ब्रश की मदद से पूरे वुडन फ्लोर के ऊपर लगा देते हैं। तो थोड़े अरसे के बाद वो बेसिकली लगाने का मकसद ये होता है कि जो वुडन फ्लोर आपने जमीन के साथ लगाया है उसके ऊपर शाइन लेके आने के लिए वो आपने रीजन पूरा आप पूरा का पूरा उसके ऊपर लगा देते हैं। तो जब वो रीजन लग जाता है ना, तो वो जो आपका सरफेस होता है ना, वो शाइन करना शुरू कर देता है। तो ये काम होता है अल्काइड्स का। उसके बाद है इपॉक्सिस, या इसकी सिंगुलर फॉर्म है इपॉक्सी। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एडहेसिव है, यानी कि जब भी चीजों को आपस में चिपकाना हो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, यानी कि जब भी आप एयरप्लेन्स बनाते हैं या एयरक्राफ्ट्स बनाते हैं, तो उसके अंदर जितनी भी पार्ट्स की अटैचमेंट होती है, जो वो आपकी इपॉक्सी की मदद से होती है, क्योंकि ये एडहेजन का रोल प्ले करता है, चीजों को आपस में जोड़ने का, चिपकाने का रोल प्ले करता है। तो ये जो सारे मटेरियल्स हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर बाय डिलेइंग ट्रांजिशन ऑफ कोरियन स्पीशीज, ईजी फॉर एग्जांपल क्लोरीन, हाइड्रोक्साइल आयंस, वाटर, ऑक्सीजन, पोल्यूटेंट्स एंड पिगमेंट्स। ये जो सारे मटेरियल है ना, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं बाय डिलेइंग ट्रांजिशन ऑफ कोरियन स्पीशीज। जितने भी स्पीशीज हैं जो कि कोरियन को कॉज करते हैं, जैसे OH है, वाटर है, ऑक्सीजन है, पोल्यूटेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, या पिगमेंट्स हैं, ये उनको रोकता है, क्योंकि ये सारे कोरियन स्पीशीज हैं, ये किसी भी मटेरियल के ऊपर कोरियन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है कोटिंग मटेरियल ऑल्सो अंडरगो फिजियोकेमिकल डिटॉर्शन। डिटॉर्शन का मतलब होता है यूजुअली किसी चीज का ब्रेक डाउन हो जाना। तो जो कोई भी कोटिंग मटेरियल्स होते हैं ना, जो भी आपने किसी के ऊपर किए होते हैं, यानी कि नैनो मटेरियल्स के अलावा बहुत सारे और कोटिंग मटेरियल्स होते हैं। हम बहुत दफा हमने देखा है कि हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं, या हम लोग किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर पेंट कर देते हैं, तो पेंट करने की वजह से वो जो मेटल सरफेस होता है वो कोरियन से बच जाता है, लेकिन वो भी उस तरीके से वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाता कोरियन से और बाकी चीजों से, जिस तरह से नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स देते हैं। और इस तरह का जो मटेरियल होता है उसके अंदर भी जो है ना, वो भी खराब होना शुरू हो जाता है, वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, फिजिकल मीन से भी और केमिकल मीन से भी। स्वेलिंग बाय वाटर एब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड कलर चेंजेस ड्यू टू हीट, रेडिएशन एंड एसिड रेन। जब भी बारिश आती है, बारिश के पड़ने की वजह से वो जो मटेरियल होता है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उस मटेरियल के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज का ब्रेकडाउन हो जाना। ऑक्सीडेशन हो जाती है उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर कोरियन आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा कलर चेंज होना शुरू हो जाता है उस कोडिंग मटेरियल का, वो इसलिए चेंज होना शुरू हो जाता है हीट की वजह से, जो इन्वायरमेंट के अंदर होती है, या रेडिएशन की वजह से, या इसके अलावा एसिड रेन की वजह से। जो भी रेन हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होती है वो एसिड रेन ही होती है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं। तो जब रेन होती है तो वो उस रेन वाटर के अंदर पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं, और हमारे पास जो रिजल्ट में रेन होती है वो एसिड रेन होती है, और वो जिस भी मटेरियल के ऊपर पड़ेगी उस मटेरियल को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करेगी। The combined effect of such degradation can also be seen on the organic coating। और ऑर्गेनिक कोटिंग आप जब भी किसी मटेरियल की कर देते हैं, किसी भी मटेरियल के ऊपर कर देते हैं, तो इन सारी चीजों का इफेक्ट उस पर नजर आता है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन के अंदर जो पोल्यूशन है वो भी, जो यूवी लाइट है उसकी वजह से भी, और जो मॉइस्चर है एनवायरमेंट के अंदर उसकी वजह से भी, ये सारे मटेरियल्स जो हैं उनके अंदर डिटॉर्शन हो रही है। उसके बाद है कोरियन मिटिगेशन बाय नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल्स। यूनिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज अलाउ इम्प्रूव्ड कोरियन प्रोटेक्शन देन बल्क साइज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम मटेरियल। जो यूनिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो उनकी वजह से नैनो मटेरियल्स के अंदर जो यूनिक प्रॉपर्टीज होती है उनकी वजह से जो कोरियन की प्रोटेक्शन होती है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, बहुत इम्प्रूव तरीके से होती है। नैनो कोटिंग्स इम्प्रूव प्रॉपर्टीज बाय नैनो पार्टिकल्स फंक्शनलाइजेशन। और जो नैनो कोटिंग्स होती है ना, वो नैनो पार्टिकल्स की वजह से ना इम्प्रूव्ड उनके अंदर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अब यहाँ पे ना बेसिकली फंक्शनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी एक मटेरियल के अंदर जो है ना, किसी भी बेसिकली फंक्शनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का प्रॉपरली फंक्शन करना या इंक्रीज लेवल के ऊपर फंक्शन करना। जैसे यहाँ पे उन्होंने नैनो पार्टिकल्स दिए हैं।
जैसे यहाँ पे सर प्लीज 1 सेकंड। जी सर, स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही। हो रही है। जी। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड की, टाइटेनियम ऑक्साइड की, जिंक ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, नैनो एल्यूमिनियम की या नैनो टाइटेनियम की। वो ये किस तरीके से फंक्शन करती है कि यहाँ पे आपके पास नैनो पार्टिकल्स हैं। अब नैनो पार्टिकल्स के ऊपर आपने क्या किया कि उनकी आपने केमिकल फंक्शनलाइजेशन की। केमिकल फंक्शनलाइजेशन का मतलब है कि एक मटेरियल अगर आपके पास है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए केमिकली उसके अंदर दूसरे और सब्सटेंसेस ऐड करते हैं, ताकि ओवरऑल जो किसी भी मटेरियल की जो फंक्शन है वो इंक्रीज किया जा सके। इसको हम कहते हैं केमिकल फंक्शनलाइजेशन। तो यहाँ पे नैनो पार्टिकल्स के ऊपर जब उन्होंने और कुछ मटेरियल्स को अटैच कर दिया है, और कुछ मटेरियल्स को अटैच कर दिया, या बेसिकली उन्होंने ये इंडिकेट करना चाहा है कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ये एक्टिव सेंटर्स हैं जिनके ऊपर और कुछ चीजें आगे अटैच होंगी, तो उनके जो नैनो पार्टिकल्स का जो फंक्शन है उसको इंक्रीज करेंगी। उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट कोरियन। सबसे पहले है मल्टी फंक्शनल हाइब्रिड कोटिंग, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट फॉर स्क्रैच एंड कोरियन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हाइब्रिड कोटिंग का, मल्टी फंक्शनल हाइब्रिड कोटिंग का मतलब ये होता है कि दो मटेरियल्स को आपस में मिक्स कर जाए, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल को और इनऑर्गेनिक मटेरियल को आपस में इस तरीके से मिक्स कर दिया जाए। मिक्स करने के बाद जो नया मटेरियल बनेगा उसकी प्रॉपर्टी जो है वो दोनों इंडिविजुअल मटेरियल से बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। तो इस तरह के सब्सटेंसों के दो चीजों को आपस में मिक्स करके नई सब्सटेंस आप बनाते हैं, उस चीज को कहते हैं हाइब्रिड। और ये मल्टी फंक्शंस परफॉर्म करती है, इसलिए आपको कहते हैं कि ये है मल्टी फंक्शनल हाइब्रिड कोटिंग। और इसके मल्टी फंक्शंस क्या है कि ये कोरियन के साथ साथ स्क्रैच से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। मटेरियल्स के ऊपर अक्सर स्क्रैचेस आ जाते हैं, तो उन स्क्रैचेस के रेजिस्टेंस के लिए भी ये वाले हाइब्रिड कोटिंग इस्तेमाल किया जाता है। Inorganic component nanoparticle enhance scratch and adhesion resistance on metallic substrate। यही बात है कि जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, यानी कि जो आपका नैनो पार्टिकल है, वो एनहांस करेगा रेजिस्टेंस को स्क्रैच के अगेंस्ट या और एडहेजन के against on a metallic substrate. Organic component active side increases density and flexibility of coating, enhance functional compatibility with organic paint system। अब यहाँ पे क्या है कि एक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कि एक नैनो पार्टिकल है और उसके ऊपर एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट लगा दिया गया है। और वो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट लगेगा वो क्या करेगा कि उस मटेरियल की जो कोटिंग मटेरियल है उसकी डेंसिटी को और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेगा, और इसके अलावा उस मटेरियल की जो फंक्शनल कंपैटिबिलिटी है, यानी कि जो उसकी कोटिंग को लेके जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। उसके बाद है नैनो पार्टिकल एज ऑल्टरनेटिव ऑफ यूवी ब्लॉकिंग कोटिंग। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव टू यूवी ब्लॉकर इन कोटिंग एप्लीकेशन। जो इनऑर्गेनिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको इस्तेमाल किया जाता है कि जो भी सन से रेडिएशंस आ रही होती हैं, सन से जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस आ रही होती हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए एज अ ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल किया जाता है। और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि आप नैनो पार्टिकल्स की किसी भी मटेरियल के ऊपर कोटिंग कर दें, वो ऑटोमेटिकली यूवी लाइट को जो सन से आ रही है उसको ब्लॉक कर देंगे। नैनो जिंक ऑक्साइड, सीरियम ऑक्साइड, एक्सीलेंट फोटो एंड थर्मल स्टेबिलिटी। यहाँ पे उन्होंने इसके अलावा बताया हुआ है कि जो नैनो जिंक ऑक्साइड अगर इस्तेमाल किया जाए या नैनो सीरियम ऑक्साइड अगर इस्तेमाल किया जाए तो इनकी स्टेबिलिटी लाइट को लेकर और हीट को लेकर बहुत अच्छी होती है। यानी कि जो मटेरियल है वो लाइट को भी बेयर कर लेगा और हीट को भी बेयर कर लेगा और इन दोनों चीजों को लेकर स्टेबल हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड एपॉक्सी नैनो कॉम्पोसाइट कोटिंग। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड की और एपॉक्सी की जो है ना वो कोटिंग भी इस हवाले से बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। एंटी स्क्रैच एंड एंटी एब्रेशन कोटिंग, नैनो सिलिकॉन ऑक्साइड, नैनो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नैनो जर्कोनियम ऑक्साइड इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इंक्रीज मैक्रो हार्डनेस, स्क्रैच रेजिस्टेंस। ये जितने भी मटेरियल्स मैंने इस्तेमाल मतलब अभी कहे हैं, नैनो सिलिकॉन ऑक्साइड और बाकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जर्कोनियम ऑक्साइड, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो बहुत इंप्रूव होती हैं, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंप्रूव होती हैं, इनकी हार्डनेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है,
और इसके अलावा इनकी स्क्रैच रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है। किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर ये लगा दिया जाए तो उसको स्क्रैच से भी प्रोटेक्ट करेंगे, उसको इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा हार्ड बना लेंगे, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन कर देंगे। स्टील्स फॉर एयरक्राफ्ट, अब जो हम एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनके लिए क्या स्टील इस्तेमाल की जाती है, किस तरह से उस स्टील को प्रिपेयर किया जाता है। स्टेनलेस स्टील कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन। अब ऐसी स्टील जो कि एयरक्राफ्ट को बनाने के अंदर इस्तेमाल होती है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट होती है कार्बन की। बाय परसेंटेज उन्होंने लिखा हुआ है 0.08 टू 0.25। इसके अलावा क्रोमियम की हाई कंसंट्रेशन इस्तेमाल होती है और समटाइम्स निकल को इस्तेमाल किया जाता है अप टू 22%। Several classes of stainless steel with various mechanical properties and a wide range of yield strength। और इसके अलावा ये है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसकी जो है ना बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उसकी जो उन्होंने यील्ड स्ट्रेंथ बताई है वो 200 से लेके 2000 मेगा पास्कल तक बताई है। अब यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि अक्सर हम देखते हैं स्टील्स या कोई भी मटेरियल होता है ना, जब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो मटेरियल बेंड हो जाता है या उसके ऊपर कोई डेंट वगैरह पड़ जाते हैं। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर प्रेशर को या किसी भी तरह की फोर्स को सस्टेन करने की जो आप कह लें कि जो क्वालिटी होती है वो 200 से लेकर 2000 मेगा पास्कल तक होती है, यानी कि इतनी फोर्स या इतना प्रेशर वो बर्दाश्त कर लेते हैं। Precipitation hardening stainless steel in aerospace application both high strength and excellent corrosion resistance। Precipitation hardening बेसिकली ना हीट ट्रीटमेंट को कहते हैं। किसी भी मटेरियल को डिफरेंट तरह के हीट ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है उस मटेरियल को स्ट्रेंथन करने के लिए, उस मटेरियल को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। तो जो प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग स्टेनलेस स्टील जो एरोस्पेस के अंदर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जो आप जितने भी स्पेस के अंदर एयरक्राफ्ट्स वगैरह भेजते हैं, जो हम अक्सर देखते हैं कि वो जो होते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं, वो जिस तरह के स्पेस क्राफ्ट्स बनाते हैं तो उसके अंदर इस तरह की स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है और कोरियन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके अलावा शिप्स को बिल्ड करने के लिए जो स्टील इस्तेमाल की जाती है उसके लिए उन्होंने बताया कि टू इम्प्रूव कोरियन रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील इन सी वाटर। सी वाटर के अंदर जो स्टील होती है उसकी कोरियन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज को या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है कि एक रेयर अर्थ मेटल होता है सीरियम। सीरियम यूजुअली सॉफ्ट मेटल होता है, एक इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। ये वाला मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसको ऐड किया जाता है स्टील के अंदर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। या इसके अलावा ये बात देखी गई है द एडिशन ऑफ सीरियम शोड बेटर कोरियन रेजिस्टेंस देन द स्टील विदाउट द एलिमेंट बीइंग एडेड। अब ये जब आप सीरियम डाल देते हैं तो वो जो मटेरियल है उसके अंदर कोरियन रेजिस्टेंस बहुत बेहतर तरीके से आ जाती है। और ये बात ऑब्जर्व की गई है कि वो मटेरियल ज्यादा कोरियन रेजिस्टेंस को शो करते हैं जिनके अंदर सीरियम एडेड होता है, कंपेयर टू वो मटेरियल्स जिनके अंदर आप सीरियम को ऐड नहीं करते। फिर इसके अलावा है स्टीम विद उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाई टेम्परेचर कोरियन प्रोटेक्शन। फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर कोरियन से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं कि जो स्टीम इस्तेमाल की जाती है जो कि होती है लेस देन 400 सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस स्टीम का, और जो प्रेशर होता है वो 3.9 मेगा पास्कल से कम होता है इन वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर्स। अब वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर्स के अंदर ये टेम्परेचर रखा जाता है और ये वाला प्रेशर रखा जाता है। अब वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर्स क्या होते हैं? हाँ, इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वेस्ट मटेरियल से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब वेस्ट मटेरियल से जब हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो जिस बॉयलर के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है हम उसको कहते हैं कि वो है वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर, क्योंकि वहां पे आप वेस्ट को ऐड करते हैं और रिजल्ट में आपके पास एनर्जी आ जाती है। और यूजुअली जो ऐसा बॉयलर होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर आपको बहुत सारी जगह पे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि वो वेस्ट से ही एनर्जी को बना रहा है। तो बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर बॉयलर के जब आपको डिफरेंट तरह के वेस्ट मटेरियल मिलते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फाउलिंग। यानी कि वेस्ट एनर्जी बॉयलर के अंदर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो है वो वेस्ट जो है वो इकट्ठा हुआ होता है। तो क्योंकि ये वेस्ट से एनर्जी बना रहे होते हैं ये बॉयलर्स, इनको हम कहते हैं वेस्ट टू एनर्जी बॉयलर्स। हाई ड्यूरेबल कोरियन रेजिस्टेंस मटेरियल एंड कोटिंग। अब यहाँ पे उन्होंने बेसिकली आपको डिफरेंट मटेरियल्स दिए हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होती है, कोरियन रेजिस्टेंस वो बहुत एक्सीलेंट तरीके से करते हैं, और उनकी जो कोटिंग्स है ना वो उन्होंने आपको बताई है। यानी कि एल्यूमिनियम स्प्रे के ऊपर आप बाय रेशो भी बात ये कर सकते हैं कि 80% आप निकल इस्तेमाल करते हैं, 20 क्रोमियम इस्तेमाल करते हैं और एक अलॉय बना लेते हैं।
यानी कि आप एल्यूमिनियम का स्प्रे यूज करते हैं एक अलॉय के ऊपर। फिर इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है कि हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूज हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो है ना क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकल बेस्ड अलॉयज इस्तेमाल किए जाते हैं। डिफरेंट मेटल्स को जब कंबाइन कर दिया जाए जो रिजल्ट में आपके पास एक मिक्सचर बनता है, आप उसको कहते हैं अलॉय। तो ये डिफरेंट तरह के अलॉयज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा है हाई ड्यूरेबिलिटी कोटिंग यूजिंग सरमट। सरमट बेसिकली मटेरियल है जो कि सिरेमिक से मिलकर बनाया जाता है और इस मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कि अगर इसकी कोटिंग किसी भी मटेरियल के ऊपर कर दी जाए तो एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस जो है ये मटेरियल प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, टेबल के ऊपर लिखा हुआ है यूटिलाइजिंग कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल इन केमिकल एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली उन्होंने आपको कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, स्टील है, अलॉय है, स्टेनलेस स्टील है, और इसके अलावा कॉपर अलॉय, निकल अलॉय है, और टाइटेनियम और जर्कोनियम है। ये वाले मटेरियल्स बेसिकली सर्विस एनवायरनमेंट के अंदर या केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर इन मटेरियल्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है वो आपको उन्होंने बताया है। कि जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको लिखा हुआ है अलॉय स्टील है, ये पेट्रोकेमिकल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। फिर इसके अलावा हाइड्रोजन सर्फेसेस के अंदर इस्तेमाल होती है। जो स्टील है वो हाइड्रोकार्बन के अंदर यूज होती है, पेट्रोलियम मेटल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से करके बेसिकली केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आप यूजुअली जो इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जो आप प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर जितनी भी बहुत हाईली आप कह लें कि कोरिएव गैसेस, लिक्विड्स या सॉलिड्स को जो इस्तेमाल किया जाता है ना, इस चीज को आप कहते हैं कि केमिकल एनवायरनमेंट है। तो इन मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ताकि ये मटेरियल्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से ये सर्विस एनवायरनमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। तो मेरी प्रेजेंटेशन एंड हो गई है। जी, तो किधर है अदन? अदन जी सर। सर मैं स्टार्ट करो। स्क्रीन शो हो रही है? जी होगी, स्टार्ट करो। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everybody. My name is Adan Jalil and today my topic is the chemical properties of advanced materials. Among the chemical properties of the advanced materials, we will discuss the topic that is corrosion, in which we discuss what is corrosion and how it is occur and how we prevent the materials being corroded and disadvantages of the corrosion process. So, before the understanding corrosion process, we should know about the chemical properties and the chemical reactions. How materials interact with the another materials response to the matter of lack of response. So there are many reactions that show the chemical reaction or chemical properties. First one is the flammability. The flammability is the chemical reaction. It is the ability of the substance to get burned or how quickly burn any substance or avoid from the burning or resistance to the burning. तो इसमें बताया हुआ है कि कोई भी चीज है जो मतलब वो बर्न होती है, कैसे मतलब खुद को बर्न होने से बचाती है, तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन को शो करती है. एंड रिएक्शन विद द वाटर. Reaction with the water, when sodium metal react with the water, they catch fire. And third one is the reaction with the acid. कि कोई भी चीज है या कोई भी कंपाउंड है, कोई भी सब्सटेंस जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या मतलब चीज बनाती है या खुद को कैसे न्यूट्रलाइज करती है. एंड फोर्थ वन इज द ऑक्सीडेशन और क्रोजन प्रोसेस. क्रोजन प्रोसेस ऑक्सीडेशन को अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एप्पल को कट करते हैं,
एप्पल को हम लोगों ने कट कर दिया और कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दिया, तो मतलब कुछ देर के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो एप्पल की सरफेस होती है उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की मतलब लेयर आ जाती है, वो हमें नजर आने लग जाती है। वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि एप्पल के अंदर आयरन मतलब होता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बना देता है, और आयरन ऑक्साइड का कलर क्या मतलब ब्राउनिश कलर, मतलब ये ब्राउन कलर की होती है। तो इस वजह से इसको भी हम कहते हैं कि मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड toxicity is the ability of the substance to damage animals or plants that depend upon its reactivity of these living beings. टॉक्सिसिटी का मतलब ये है, जैसे कि हम मतलब कहते हैं कि ये चीज बहुत टॉक्सिक है या हार्मफुल है किसी भी एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए या किसी भी चीज के लिए। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हैवी मेटल दैट आर प्रेजेंट इन दी वाटर, अगर उस वाटर को मतलब जिसमें हैवी मेटल्स मौजूद होते हैं उसको कोई भी इंसान या कोई भी एनिमल्स इनटेक कर ले, तो वो मतलब डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म में या सेल्स के साथ जाके इंटरेक्ट करती है और डिजीज काज करती है। तो डिजीज इसी वजह से काज होती है क्योंकि उसने जाके सेल के साथ मतलब केमिकल रिएक्शन किया और डिजीज काज हो गई। सो topic that is the Croyan. Croyan word actually stand for the deterioration of the metal or damage of the surface of the metals. Croyan process is the electrochemical oxidation process and it is a redox process. Materials or metal deteriorations or surface damage in aggressive environment. इसका मतलब है क्रोयन जो है वो एक मतलब एक ऐसा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है किसी भी मेटल या मटेरियल के ऊपर जब ऑक्सीजन जो है वो इंटरेक्ट करता है इन एग्रेसिव इन्वायरमेंट में, या मतलब किसी भी मतलब सनलाइट ज्यादा है या नमी ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, तो ये जो सरफेस होती है मेटल की वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस मेटल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू द एनवायरनमेंट एंड अंडरगोस वैलेंस चेंज फ्रॉम टू पॉजिटिव वैल्यू। तो इसमें बताया हुआ है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है मेटल की सरफेस पे, जो मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को मतलब इन्वायरमेंट में ट्रांसफर करते हैं और इसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेंजिंग आती है। जाहिर है वो जीरो से पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। एटम ऑन दिस मेटल सरफेस आर ऑक्सीडाइज, डैमेज द एंटायर सरफेस। Mostly metals are easily oxidized. They tend to lose the electron to oxygen in the air in the water. तो इसमें भी यही बात की हुई है कि बहुत से ऐसे मेटल्स होती हैं जो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और अपनी सरफेस को डैमेज कर देती हैं। मतलब वो बहुत ज्यादा मतलब इंटरैक्ट या कह लें हम कि रिएक्शन शो करती हैं वाटर के साथ या इन्वायरमेंट के साथ या ऑक्सीजन के साथ, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और अपनी सरफेस को डैमेज कर देती हैं। ऑक्सीजन इज रिड्यूस, इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड विद द मेटल। इसकी जो सरफेस है मेटल की उस पे ऑक्साइड मतलब बन जाता है जब ये ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करती है। मेटल इज acquired in natural passivity or resistance to the corrosion. This metal, when the metal interact with the oxygen in the air, this oxide film that blocks the metal tendency to undergo further reaction. इसका मतलब है कि जब कोई भी मेटल मतलब वो एक्सपोज हो रही है इन्वायरमेंट में या मतलब ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है, तो उसके ऊपर एक मतलब मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड बेसिकली ये खुद भी मतलब फर्दर जो मतलब रिएक्शन इसके ऊपर हो रहा है ऑक्सीजन का या इन्वायरमेंट का या वाटर का, उसको मतलब बचा के रखती है, फर्दर क्रोजन से इसको ब्लॉक करके रखती है। दिस ऑक्साइड फिल्म्स दैट ब्लॉक द मेटल टेंडेंसी टू अंडरगो फर्दर रिएक्शन। तो यही बात यहाँ पे की हुई है कि थिन ऑक्साइड फिल्म जो उसके ऊपर ऑक्सीजन ने मतलब रिएक्शन किया है और ऑक्साइड फिल्म बन गई है, ये इसको फर्दर रिएक्शन से या फर्दर क्रोजन से या ऑक्सीडेशन प्रोसेस से प्रिवेंट करके रखती है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्यूमिनियम गिव्स ए हार्ड इम्पेनेट्रेबल फिल्म ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फर्दर कांटेक्ट एंड रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अगर एक मतलब मेटल है एल्यूमिनियम, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, तो वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उसकी लेयर मतलब बन गई है उसकी सरफेस पे, तो वो उसको फर्दर मतलब आगे जो रिएक्शन होंगे उसको वो प्रिवेंट करके रखेगी, बचा के रखेगी। प्रोटेक्शन फेल इफ द थिन फिल्म इज डैमेज और डिस्ट्रॉय। तो यहाँ बताया हुआ कि जो प्रोटेक्शन है, जैसे कि पहले एक्सप्लेन किया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो प्रिवेंट करके रखा हुआ है उसको फर्दर रिएक्शन से, तो वो समटाइम ऐसा होता है कि वो प्रोटेक्शन जो है वो फेल हो जाती है।
तो उसकी सरफेस जो है वो दोबारा से फिर डैमेज होना शुरू हो जाएगी और डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। इन सच केसेस द मटेरियल में रीपैसिवेट, तो फिर से मतलब उस पे क्रोयन प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। टू प्रिवेंट द क्रोयन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज अकर। क्रोयन के प्रोसेस को मतलब रोकने के लिए तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि एक्चुअली क्रोयन प्रोसेस अब होता कैसे है। रस्टिंग ऑफ द आयरन रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर, इट डज नॉट ऑकर इन ऑक्सीजन वाटर इन ड्राई एयर। ये बताया कि जो रस्टिंग है, रस्टिंग भी एक मतलब कॉमन एग्जांपल है क्रोयन की। रस्टिंग जो है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। आयरन पे जो रस्ट मतलब लगता है या रस्टिंग होती है आयरन की, इसको दोनों चीजें चाहिए होती है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है और वाटर भी चाहिए होती है। इन सम केस में अगर ऐसा हो कि ऑक्सीजन मिस है या वाटर मिस है, इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज भी मतलब मिसिंग है, तो आयरन पे रस्ट नहीं होता, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन प्रोसेस जो है वो नहीं होता। The rust does not form by direct reaction of the iron and oxygen, but rather by the electrochemical process in which iron is oxidized in one region of the surface and oxygen is reduced in another region. यहाँ पर बताया हुआ है कि जो रस्ट है वो भी एक मतलब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है आयरन का कि बहुत जल्दी से हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है इन वन रीजन, कि अगर आयरन की एक रीजन पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, एट द सेम टाइम अनदर रीजन रिडक्शन प्रोसेस है वो मतलब स्टार्ट मतलब वो हो रहा होगा, तो ये भी एक रिडॉक्स प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस नहीं है कि बहुत जल्दी से हो गया, एक मतलब इसमें टाइम लगता है। यहाँ पे आ जाता है कि एक्सपेरिमेंट अगर हम लोग ऐसे ही मतलब मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊं कि अगर हम लोग 4 टेस्ट ट्यूब को ले लें, 4 टेस्ट ट्यूब हम लोगों ने ले ली और चारों की 4 टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने एक एक नेल रखा, एक एक कील रखा। तो फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लोगों ने नेल रख दिया और नेल के साथ हम लोगों ने वाटर की एडिशन की, वाटर भी ऐड किया। सेकंड में हम लोगों ने वाटर भी ऐड किया और NaCl मतलब साल्ट भी ऐड कर दिया। और थर्ड में हम लोगों ने वाटर नेल तो ऐड किया था और उसके साथ हम लोगों ने वाटर ऐड किया और फिर ऊपर से हम लोगों ने ऑयल की एडिशन भी कर दी। ऑयल ने ऑब्वियसली मतलब ऊपर ही रहना है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम होती है वाटर की निस्बत, तो उसकी जो लेयर है वो ऊपर ही रहेगी ऑयल की। ऑयल हम लोगों ने ऐड कर दिया। और फोर्थ में हम लोगों ने क्या किया कि नेल के साथ साथ हम लोगों ने कैल्शियम क्लोराइड की एडिशन मतलब कर दिया, ऐड कर दी कैल्शियम क्लोराइड। हम लोग फिर थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि इन चारों टेस्ट ट्यूब में से किसके ऊपर ज्यादा क्रोयन का प्रोसेस है वो जो मतलब ज्यादा हुआ है। तो हम लोगों को मतलब पता चलेगा इस बात का कि जो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट ट्यूब है उसमें बहुत ज्यादा मतलब क्रोयन का प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब था उसमें वाटर की एडिशन हमने खुद से की थी और इसके साथ साथ इसको मतलब ऑक्सीजन भी मतलब रिएक्ट कर रहा था, ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर रहा था और वाटर भी, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्रोयन प्रोसेस जो है वो ज्यादा होगा। और सेकंड में क्यों ज्यादा होगा? सेकंड में इस वजह से ज्यादा होगा कि इसमें वाटर हम लोगों ने ऐड किया था और ऑक्सीजन की मतलब ऑक्सीजन भी इसके साथ रिएक्ट कर रहा था। और NaCl जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है फॉर द क्रोयन प्रोसेस, तो ये मतलब बल्कि सबसे ज्यादा मतलब एक्सेलरेट कर रहा था क्रोयन के प्रोसेस को। थर्ड में हम लोग देखेंगे, थर्ड में बिल्कुल भी क्रोयन का प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोगों ने मतलब एंड पे क्या किया था, वाटर की एडिशन तो हम लोगों ने की थी, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने ऑयल की एडिशन भी की थी। और ऑयल की क्या एबिलिटी है कि ये जो ऑक्सीजन है उसको मतलब प्रिवेंट करके रखता है, उसको आने नहीं देता अंदर। तो इसकी वजह से मैंने बताया कि ऊपर कि अगर वाटर और ऑक्सीजन दोनों चीजें मतलब प्रेजेंस हुई तो फिर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी मिस हुई तो ये क्रोयन का प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी तो इस वजह से क्रोयन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं हुआ। तो फोर्थ में क्या है, फोर्थ में हम लोगों ने जस्ट कैल्शियम क्लोराइड को ऐड किया था। कैल्शियम क्लोराइड की ये खासियत होती है कि ये नमी को या मतलब वाटर को ऑब्जर्व करता है। जब ये इसने मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया वाटर को, तो यहाँ पर वाटर की मिसिंग हो गई, ऑक्सीजन है लेकिन फिर भी यहाँ पर जो क्रोयन या ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि क्रोयन के प्रोसेस को मतलब लिए वाटर और ऑक्सीजन दोनों की चीजों की जरूरत होती है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग हो तो क्रोयन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता। दिस एक्सप्लेन नाइसली व्हेन द ऑटोमोबाइल्स रस्ट मोर रैपिडली इन प्लेसेस वेयर रोड साल्ट इज यूज्ड टू मेल्ट स्नो एंड आइस। यहाँ पर बताया हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स जहाँ पर वो एरियाज हिली एरियाज जहाँ पे मतलब आइस पड़ती है तो वहां पे भी आइस को मतलब मेल्ट करने के लिए साल्ट का यूज किया जाता है।
वहां पर साल्ट का यूज किया जाता है आइस को मेल्ट करने के लिए। डिसॉल्व साल्ट इन द वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रेटली इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, thus accelerating the pace of corrosion। यहाँ पे बताया हुआ है कि जिन एरियाज में मतलब लोग साल्ट का यूज करते हैं आइस को मेल्ट करने के लिए, वहां पे वो साल्ट को तो मेल्ट कर ही देता है, लेकिन इसके साथ साथ एक मतलब जो डिसॉल्व साल्ट हो जाता है वाटर के अंदर, वो इंक्रीज करता है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एक्सेलरेटिंग ऑफ द पेस ऑफ द कोरोजन के प्रोसेस को वो इंक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है? मैंने ऊपर बताया कि जो NaCl है, साल्ट है, कोई भी साल्ट है, या मतलब मोस्टली हम यूज करते हैं, साल्ट को यूज किया, यहाँ पे साल्ट ने आइस को तो मेल्ट कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोजन का प्रोसेस है उसको भी एक्सेलरेट किया। तो उन एरियाज में जहाँ पे बर्फ मतलब पड़ती है, आइस पड़ती है, वहाँ पे साल्ट की वजह से जो ऑटोमोबाइल्स हैं या आयरन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा मतलब वहाँ पे रस्टिंग होती है, तो वहाँ बहुत चांस होता है कोरोजन के प्रोसेस के होने का। हार्मफुल कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड इन न्यूमरस वेज। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब मेथड है जिसको अप्लाई करके हम लोग कोरोजन के प्रोसेस से मतलब चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय शील्डिंग द मेटल सरफेस फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। सबसे पहले तो हम शील्ड कर लें किसी भी सरफेस को, मेटल की सरफेस को फ्रॉम ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर मतलब उसको होने ही ना दे, उसको एक्सपोज ही ना होने दें। फर्स्टली और सेकंड के a coat of the paint is effective for a while rust begins to form as soon as paint is scratched or chipped। सेकंड ये बताया हुआ कि हम लोग अगर सरफेस पे को बचाना है कोरोजन के प्रोसेस से, तो हम उसके ऊपर पेंट कर लें। पेंट जो है वो बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता, वो कुछ मतलब अरसे के लिए तो मेटल की सरफेस को बचा के रखेगा, लेकिन किसी भी मतलब यूवी रेज अगर ज्यादा है, ज्यादा एग्रेसिव एनवायरनमेंट है या सनलाइट ज्यादा है, तो उसकी वो स्क्रैचेस मतलब उसमें पड़ जाएंगे, वो उतरना शुरू हो जाएगा, लाइक चिप की तरह वो उतरना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसका यही हल है कि हम फिर रीपेंट कर लें, फिर से पेंट कर लें। द थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल करंट टू प्रोड्यूस पैसिव फिल्म ऑफ द मेटल्स। जो मेटल्स है उसके ऊपर हम मतलब इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर लें, तो इस चीज को भी अप्लाई करके हम लोग मेटल की सरफेस को कोरोजन होने से बचा सकते हैं, करोड होने से बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट विद लेजर्स टू गिव ए नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विद रेजिस्टिक कोरोजन। अगर मेटल की सरफेस को लेजर्स के साथ ट्रीटमेंट किया जाए, तो ये उसकी सरफेस के ऊपर नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस कर देता है विच रेजिस्टिक कोरोजन। तो ये कोरोजन के प्रोसेस को प्रिवेंट करके रखती है, इनहिबिट करके रखती है। By electroplating with an inert or passivating metal, that is the most common method for the inhibition of the corrosion process। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, ये बहुत ज्यादा मतलब फेमस कह लें या मतलब अच्छा एक मेथड है कोरोजन के प्रोसेस से मेटल को बचाने का। तो इसमें ये होता है कि अगर किसी भी मेटल को अगर हम लोगों ने करोड होने से बचाना है, तो उस मेटल के ऊपर हम ऐसी मेटल की लेयर कर दें, या मतलब कोट कर दें, लेयर को कोट कर दें कि जो इनर्ट हो, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ वो इनर्ट हो, वो रिएक्शन ना कर सके। तो इसको अप्लाई करके भी हम लोग मेटल की सरफेस को करोड होने से बचा सकते हैं। प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल। मेटल सच एज मैग्नीशियम, क्रोमियम, टाइटेनियम एंड जिंक फॉर्म दी सिमिलर प्रोटेक्टिंग ऑक्साइड कोटिंग। तो यहाँ पे ये और मतलब एग्जांपल दिए हुए हैं कि मैग्नीशियम है, क्रोमियम है, टाइटेनियम एंड जिंक ऑक्साइड अगर किसी भी मेटल की सरफेस पे बन जाए, तो वो भी फर्दर जो मतलब कोरोजन होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा या वाटर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसको बचा के रखेगी मेटल की सरफेस को। फॉर आयरन, रस्ट इज टू पोरस टू शील्ड द अंडरलाइंग मेटल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि आयरन जो है वो भी प्रोटेक्ट करते हैं, आयरन ऑक्साइड जो है वो भी प्रोटेक्ट करके रखती है आयरन को करोड होने से बचाने के लिए। लेकिन जो आयरन का एक ये है कि ये कुछ अरसा के लिए तो ये रस्टिंग से बचा के रखेगी, लेकिन इसकी जो सरफेस है वो पोरस होती है। तो इसकी मतलब सरफेस पोरस होने की वजह से ये मतलब कुछ अरसे के बाद फिर इस पे जो करोड मतलब इसका जो मटेरियल्स है, मेटल है, वो कोरोजन प्रोसेस जो है वहां पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी सरफेस है आयरन ऑक्साइड की वो पोरस है। द स्टील दैट आर यूज्ड इन द मेकिंग द ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो स्टील ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ी वगैरह में मतलब उसकी मेकिंग के लिए यूज होती है, इज कोटेड बाय द डिपिंग इनटू अ बाथ ऑफ द मोल्टन जिंक। दिस प्रोसेस नोन एज द गैल्वेनाइजिंग। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो स्टील हम लोग ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं उसकी मेकिंग के लिए, तो उसको मतलब बिफोर द सिंथेसिस इसको अगर मोल्टन जिंक के अंदर डिप करके रखें,
तो फिर तो इसको इस प्रोसेस को मतलब अप्लाई करने के बाद भी हम लोग मेटल की सरफेस को करोड होने से बचा सकते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग। नॉन मेटालिक कोटिंग्स, नॉन मेटालिक कोटिंग मतलब नॉन मेटल्स की कोटिंग को अप्लाई करके भी हम लोग मटेरियल्स को बचा सकते हैं करोड होने से। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, पेंट्स, ऑयल्स एंड ग्रीस कैन आल्सो प्रिवेंट दी करोजन। ऑयल एंड ग्रीस सेम चीजें हैं, लेकिन इसमें बस ये डिफरेंस है कि जो ग्रीस है वो थोड़ा मतलब थिकी मतलब सब्सटेंस होता है, थिकी सब्सटेंस, बट इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द करोजन प्रोसेस, inhibition of the corrosion process. So the last one is the advanced material for the corrosion inhibition. Thin film coating, nanomaterials coating, corrosion resistance materials, and the aircraft, shipbuilding and high temperature resistance. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो हम लोग मतलब थिन फिल्म कोटिंग करते हैं मटेरियल्स को बचाने के लिए, करोड होने से बचाने के लिए, तो जो हम कोटिंग करते हैं थिन फिल्म की, तो उसकी मतलब मेकिंग की, उसकी सिंथेसिस के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा नैनो मटेरियल्स की कोटिंग करें। नैनो मटेरियल्स इज ए वेरी स्मॉल पार्टिकल बट इज हैव वेरी हाई एफिशिएंसी एंड स्ट्रेंथ। सो मतलब हम लोग को चाहिए कि इसकी मेकिंग के लिए, इसकी सिंथेसिस के लिए हम नैनो मटेरियल का इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल हम हो एयरक्राफ्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट को भी बहुत ज्यादा मतलब वाटर या ऑक्सीजन दोनों का ही मतलब दोनों को ही एक्सपोज करना पड़ता है। तो इसमें बताया हुआ है कि अगर हम लोगों ने इसको मतलब करोड होने से बचाना है इसकी सरफेस को, तो हम लोगों को चाहिए कि इसकी सिंथेसिस में थिन फिल्म कोटिंग, नैनो मटेरियल्स की, एडवांस मटेरियल्स की कोटिंग कर लें। इसके अलावा भी बहुत से मतलब इनऑर्गेनिक मेटल्स यूज होते हैं, पीवीसी और हाइब्रिड मटेरियल्स भी यूज होते हैं, लेकिन जो ज्यादा मतलब जिनकी एफिशिएंसी भी वो ज्यादा है, सर्टेन ज्यादा है, और मतलब और ये करोड होने से बचाते हैं किसी भी सरफेस को, मेटल की सरफेस को, तो वो नॉन मटेरियल्स कोटिंग मतलब हैं मटेरियल्स। तो उनको हम यूज करके एयरक्राफ्ट की सिंथेसिस के लिए तो बचा सकते हैं किसी भी सरफेस को करोड होने से। तो यहाँ पे शिप बिल्डिंग मतलब नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है। शिप बिल्डिंग, शिप मतलब शिप को भी बहुत ज्यादा जो वाटर या प्रेशर ऑफ द वाटर का मतलब सामना होता है, तो इसकी भी मेकिंग के लिए नैनो मटेरियल्स कोटिंग को यूज करना चाहिए, ताकि हम प्रिवेंट करके रखें ऑक्सीडेशन से या करोड होने से इसकी सरफेस को। और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, और नैनो मटेरियल्स को की कोटिंग को अप्लाई करके या किसी भी चीज की सिंथेसिस करके हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस, मतलब अगर ज्यादा इन्वायरमेंट में ज्यादा मतलब ज्यादा गर्मी है या ज्यादा हीट ज्यादा है, एग्रेसिव इन्वायरमेंट है या सनलाइट ज्यादा है, यूवी रेज ज्यादा है, तो ये इस को मतलब रेजिस्ट करके रखती है, बचा के रखती है, और मतलब करोजन के प्रोसेस को नहीं होने देती। सो आई हैव डन। जी क्लास के क्वेश्चन है। जी किसी का कोई क्वेश्चन? वसीम, साद, किसी का? सर वो ना स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जिनको प्रेजेंटेशन टॉपिक्स नहीं मिले, वो कह रहे थे कि हमें भी मिलेंगे या नहीं।